क्या होगा अगर 2025 से 26 में हाइब्रिड तकनीक ईवी से भी आगे निकल जाए? कल्पना कीजिए, आप ऐसी कार चला रहे हैं जो बिजली और पेट्रोल दोनों से चलती है, फिर भी आपकी जेब पर बोझ नहीं डालती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी रेंज देखकर आप सोचेंगे, यह तो नामुमकिन है। लेकिन BYD ठीक उसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उद्योग में हलचल इसलिए नहीं है क्योंकि यह कोई नई कार है। यह एक नया पावर ट्रेन है, एक ऐसा सिस्टम जो माइलेज, परफॉर्मेंस और रेंज के पुराने नियमों को बदल सकता है। चाहे वह टेस्ला जैसा ईवी दिग्गज हो या टोयोटा जैसा हाइब्रिड किंग, सभी को एक ही बात का डर है। अगर BYD का सेटअप परफेक्ट साबित होता है तो वे खेल पर से अपनी पकड़ खो सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि BYD क्या लेकर आ रहा है, यह इतना अलग क्यों है और यह आपकी अगली कार की कीमत, रेंज और तकनीक को कैसे प्रभावित करेगा। आपकी अगली कार की। और क्या BYD ने ऐसा इंजन विकसित कर लिया है जो ईवी मार्केट में पेट्रोल इंजन की जगह ले सकता है? और BYD की यह नई चाल पूरी ग्लोबल मार्केट को क्यों हिला रही है? और एक और बात, वीडियो के अंत में मैं आपको वह एक वजह बताऊंगा जो BYD को बाकी कंपनियों से ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो अंत तक जुड़े रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। BYD की नई चाल को समझने से पहले चलिए संक्षेप में BYD की कहानी समझते हैं। आज हम BYD को एक बड़ी कार कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कार बनाने से नहीं हुई थी। 1995 में BYD ने चीन के शेनज़ेन में एक छोटी बैटरी निर्माण कंपनी के रूप में शुरुआत की थी। उस समय इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रिचार्जेबल बैटरियां बनाना। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बैटरियों की मांग तेजी से बढ़ रही थी और BYD ने इस मौके को भुना लिया। धीरे धीरे कंपनी बैटरी तकनीक को इतना बेहतर बनाने में माहिर हो गई कि उसने सिर्फ बैटरियों को ही नहीं, बल्कि बैटरी के हर छोटे हिस्से को भी समझना शुरू कर दिया। यहीं से BYD की असली ताकत पैदा हुई, ऊर्जा नियंत्रण की समझ। दूसरे लोग सिर्फ बैटरियां खरीद और इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन BYD बैटरियां बना भी रहा था और उनके पीछे की पूरी विज्ञान को भी समझ रहा था। इसका मतलब था कि BYD के पास शुरू से ही किसी वाहन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, पावर, पर मजबूत पकड़ थी। फिर आया साल 2003। यही वह साल था जब BYD ने सिर्फ बैटरियां ही नहीं, बल्कि पूरे वाहन बनाने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऑटो सेक्टर में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय दुनिया में पहले से ही बड़ी ऑटो कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन BYD की सोच अलग थी। अन्य कंपनियां वाहन बनाती थीं और बैटरियां आयात करती थीं, लेकिन BYD ने सोचा, क्यों न पूरे वाहन के दिल यानी बैटरी का निर्माण खुद ही किया जाए। उनकी पहली कार थी BYD F3। ये कोई सुपर लग्जरी या हाईटेक कार नहीं थी, बल्कि एक साधारण, किफायती और भरोसेमंद सेडान थी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। असली बदलाव तब आया जब BYD ने महसूस किया कि भविष्य सिर्फ पेट्रोल या डीजल का नहीं है। 2008 में BYD ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने F3 DM लॉन्च की, जो दुनिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड कारों में से एक थी। उस समय ज्यादातर कंपनियां अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ क्या करना है, यह समझने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन BYD ने पेट्रोल और बिजली को मिलाकर एक नया रास्ता बनाया। यहीं पर उनकी दूरदृष्टि स्पष्ट हो गई। भविष्य सिर्फ एक तकनीक का नहीं, बल्कि संयुक्त शक्ति का होगा। धीरे धीरे BYD ने अपनी लंबे समय से चली आ रही बैटरी निर्माण की ताकत को वाहन निर्माण के साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ मोटर या इंजन ही नहीं बनाए, बल्कि पूरी प्रणाली, बैटरी, मोटर, कंट्रोल यूनिट, सब कुछ खुद ही विकसित किया। इसी वजह से BYD ने धीरे धीरे ईवी और हाइब्रिड क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। जहां अन्य कंपनियां बैटरियों के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर थीं, वहीं BYD उन्हें खुद बनाता था। जहां अन्य कंपनियां मोटर अलग से खरीदती थीं, वहीं BYD उन्हें खुद बनाता था। इसका फायदा यह था कि उनके पास वाहन के दिल यानी
पावर सिस्टम पर पूरी तरह नियंत्रण था। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अगर कोई सिर्फ बॉडी बनाता है और दिल किसी और से उधार लेता है, तो उसका नियंत्रण सीमित रहेगा। लेकिन अगर कोई दिल और बॉडी दोनों खुद बनाता है, तो वह पूरी मशीन को अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकता है। और यही ठीक ठीक BYD ने किया। धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में कदम रखा, फिर हाइब्रिड सिस्टम को परिपूर्ण किया, और अब BYD सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रह गई है। यह एक ऐसी ऊर्जा कंपनी बन गई है जो कार को शक्ति देने वाली हर चीज को समझती है और उस पर नियंत्रण रखती है। इसी वजह से ईवी और हाइब्रिड वाहनों दोनों में BYD की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। उनकी कहानी सिर्फ कार बेचने की नहीं है, बल्कि ऊर्जा को समझने और उसका समझदारी से उपयोग करने की है। और शायद यही वजह है कि आज जब भी BYD कोई नया कदम उठाती है, पूरी इंडस्ट्री उस पर नजर रखती है। हाइब्रिड्स पे बड़ा दांव। BYD की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी दिशा पूरी तरह बदल दी। यह वह समय था जब दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य मान रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। लोग ईवीज की बातें तो कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर देश, हर शहर और हर ग्राहक इसके लिए तैयार नहीं था। चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं थे, लंबी दूरी की यात्रा एक चिंता का विषय थी, और बहुत से लोग अभी भी पेट्रोल से पूरी तरह स्विच करने में हिचकिचा रहे थे। इसी समय BYD ने एक बड़ा कदम उठाया, सिर्फ ईवीज पर दांव लगाने के बजाय प्लग इन हाइब्रिड्स की ओर। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत हुई। BYD ने समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ दो विकल्प नहीं चाहती, या तो पेट्रोल या पूरी तरह इलेक्ट्रिक। कई जगहों पर लोगों को ऐसी समाधान की जरूरत थी जो आज भी काम करे और भविष्य का रास्ता भी तैयार करे, यानी ऐसा सिस्टम जो रोजमर्रा की छोटी यात्राओं के लिए बिजली के फायदे दे सके और लंबी दूरी के लिए इंजन पर भी निर्भर रह सके। यही सोच थी प्लग इन हाइब्रिड्स के पीछे। ये तकनीक वाहन को बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों पर चलने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि आप शहर के अंदर छोटी दूरी बिना ईंधन जलाए तय कर सकते हैं, और जब आपको लंबी दूरी तय करनी हो तो इंजन मदद के लिए तैयार रहता है। यह लोगों की एक बड़ी चिंता को दूर कर देता है। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? पहले हाइब्रिड्स को अक्सर एक मध्यवर्ती विकल्प के रूप में देखा जाता था, जैसे कि वे एक अस्थायी समाधान हैं जब तक कि दुनिया पूरी तरह से ईवी पर ना आ जाए। लेकिन BYD ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इसे एक मजबूत, व्यावहारिक और जमीनी समाधान के रूप में पेश किया, क्योंकि हकीकत यह है कि हर देश में परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं और कई देशों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकसित हो रहा है। कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति अस्थिर है और बहुत से लोगों के लिए तुरंत पूरी तरह से ईवी पर स्विच करना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्लग इन हाइब्रिड्स एक पुल का काम करते हैं। वे पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की ओर आसान बदलाव का रास्ता बनाते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई आज पूरी तरह से ईवी पर स्विच नहीं कर सकता, तो एक हाइब्रिड धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जा सकता है। कम ईंधन खपत, कम प्रदूषण और दीर्घकालिक सुरक्षा। BYD ने अपने DM सिस्टम के साथ इस विचार की शुरुआत की थी। उन्होंने ऐसे वाहन बनाए जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में लगभग ईवी जैसा अनुभव देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंजन की ताकत भी उपलब्ध कराते हैं। इससे ग्राहकों को यह भरोसा मिला कि उन्हें केवल एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह उन बाजारों में खास तौर पर प्रभावी रहा जहां ईवी अपनाने की गति धीमी थी। लोगों ने इसे एक समझदारी भरा फैसला माना, कोई समझौता नहीं। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि हाइब्रिड्स कोई अस्थायी समाधान नहीं है। वे कई देशों के लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प बन सकते हैं, खासकर वहां जहां बदलाव धीमा है। BYD ने इस अवसर को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ईवीज और हाइब्रिड्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय उन्होंने दोनों का साथ में उपयोग करने का फैसला किया, और यही उनका असली टर्निंग पॉइंट बन गया। जब अन्य कंपनियां भविष्य को केवल इलेक्ट्रिक मान रही थीं, BYD ने वर्तमान की जरूरतों को समझा। उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो आज के लिए भी काम करे और साथ ही कल के लिए भी तैयारी करे। इसका मतलब था कि उन्होंने हाइब्रिड्स को कोई बीच का रास्ता नहीं, बल्कि सबसे व्यावहारिक रास्ता बना दिया।
और यहीं से BYD की असली ताकतें उभरने लगीं। पांचवीं पीढ़ी के DM हाइब्रिड का मूल विचार। अब आइए BYD के पांचवीं पीढ़ी के DM हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात करें, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। पहली नजर में यह भी एक हाइब्रिड सिस्टम ही लगता है, यानी इसमें एक इंजन, एक मोटर और एक बैटरी है। लेकिन फर्क इन तीनों घटकों की मौजूदगी में नहीं है, बल्कि फर्क इस बात में है कि ये एक साथ कैसे काम करते हैं। आमतौर पर हाइब्रिड वाहनों में एक इंजन और एक मोटर होता है, लेकिन इनकी तालमेल हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी इंजन जरूरत से ज्यादा काम करता है, कभी कभी मोटर का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, और इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यहीं BYD ने देखा कि अगर इन तीनों घटकों का सही तालमेल हो तो कम ऊर्जा में ज्यादा हासिल किया जा सकता है। BYD की पांचवीं पीढ़ी की DM प्रणाली इसी सोच पर आधारित है। इंजन, मोटर और बैटरी को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में डिजाइन किया गया है। धीमी शहर की रफ्तार पर चलाते समय कार मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है। इससे ईंधन की खपत कम होती है और ड्राइविंग भी स्मूथ रहती है। लेकिन जैसे ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जैसे तेज एक्सीलरेशन या हाईवे स्पीड पर, इंजन तुरंत सक्रिय हो जाता है और मोटर के साथ मिलकर काम करता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की पूरक बनते हैं। इस प्रणाली में इंजन सिर्फ वाहन चलाने के लिए नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैटरी को चार्ज करने में भी मदद करता है। और इसका मतलब यह है कि जब इंजन अधिक कुशलता से काम कर सकता है, तो वह ऊर्जा सीधे पहियों तक भेजने के बजाय बैटरी को चार्ज करता है, जिससे मोटर बाद में उस ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसके अलावा जब वाहन ब्रेक करता है या धीमा होता है, तो सामान्यतः जो ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती, वह बैटरी में वापस संग्रहित हो जाती है। इस तरह ऊर्जा चक्र बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। इस पूरी प्रणाली के पीछे एक स्मार्ट नियंत्रण इकाई काम करती है, जो लगातार यह तय करती रहती है कि इंजन या मोटर में से किसे अधिकतम काम करना चाहिए। अगर सड़क समतल है और वाहन स्थिर गति से चल रहा है, तो मोटर नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। अगर अचानक अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो इंजन सक्रिय हो जाता है। और अगर बैटरी चार्ज करने का उपयुक्त मौका मिलता है, तो इंजन सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि हर स्थिति में ऊर्जा का सबसे कुशलता से उपयोग होता है। BYD ने इस समन्वय को इतनी पूर्णता तक पहुंचाया है कि ऊर्जा की बर्बादी में काफी कमी आई है। जहां पहले ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा गर्मी या बेकार की गति में बर्बाद हो जाता था, अब वही ऊर्जा वाहन को चलाने या बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल होती है। इसका सीधा लाभ मिलता है, ईंधन की खपत कम होती है और रेंज बढ़ जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्राइवर को यह सब समझने या नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम खुद ही तय करता है कि किस समय कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावी रहेगा। ड्राइवर बस गाड़ी चलाता है और बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में अपने आप होता रहता है। इसी वजह से BYD का पांचवीं पीढ़ी का DM सिस्टम सिर्फ एक साधारण अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा परिवर्तन है। यह सिर्फ शक्ति बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि शक्ति का सही समय पर, सही तरीके से, प्रभावी ढंग से उपयोग करने की बात है। अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। उन बड़े आंकड़ों को पढ़िए जिन्होंने BYD के नए सिस्टम को इतना लोकप्रिय बना दिया है। जब हम सुनते हैं कि इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 46.06% है, तो यह बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब काफी सरल है। जब एक इंजन पेट्रोल जलाता है, तो उसकी पूरी क्षमता गाड़ी चलाने में इस्तेमाल नहीं होती। इसका एक बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से पारंपरिक वाहन ज्यादा ईंधन जलाते हैं, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अब 46.06% का मतलब है कि ईंधन से निकलने वाली लगभग आधी ऊर्जा वास्तव में वाहन को चलाने में इस्तेमाल हो रही है। जबकि पहले ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बस गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता था। अब वही ऊर्जा पहियों तक पहुंच रही है। इसे इस तरह से सोचिए, पहले पेट्रोल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब वही पेट्रोल और अधिक कुशलता से काम कर रहा है। इसका मतलब है कम गर्मी, कम बर्बादी
और ज्यादा ताकत। अब आइए दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। 2.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि कार 100 किलोमीटर चलने के लिए केवल 2.9 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करती है। सीधे शब्दों में कहें तो कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय होती है। जहां पहले लंबी दूरी तय करने के लिए आपको बहुत सारा ईंधन चाहिए होता था, अब वही दूरी बहुत कम ईंधन में तय की जा सकती है। इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ता है। खर्चे कम, पेट्रोल पंप पर कम बार जाना और लंबी यात्राएं। इन दोनों बातों को एक साथ देखने पर असली फायदा साफ नजर आता है। इंजन कम ईंधन जला रहा है और उसका बड़ा हिस्सा वास्तव में गाड़ी चलाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा ऊर्जा पहियों तक पहुंच रही है और कम बर्बाद हो रही है। अब यह प्रतिस्पर्धियों के लिए एक समस्या बन गई है। अगर कोई कार कम ईंधन में ज्यादा चलती है तो ग्राहक का खर्च कम हो जाता है। अगर कम ऊर्जा बर्बाद होती है तो प्रदर्शन बेहतर होता है। और अगर इंजन ज्यादा कुशल है तो प्रदूषण भी कम होता है। इसका मतलब है माइलेज, पावर और पर्यावरण तीनों में फायदा, वो भी एक साथ। अब बाकी कंपनियों के सामने चुनौती है कि वे इस स्तर की दक्षता हासिल करें, वरना तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ऊंचे दर्जे की कार बनाम साधारण कार। और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ग्राहक कौन सी चुनेगा। बैटरी की बढ़त, क्या BYD का असली हथियार यही है? अब तक हमने इंजन और पूरे सिस्टम की बात की है, लेकिन किसी भी हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन की असली ताकत सिर्फ इंजन से नहीं आती। इसकी आधी ताकत बैटरी में होती है। और यहीं से BYD की ब्लेड बैटरी की कहानी शुरू होती है। जब लोग इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा डर बैटरी की सुरक्षा का होता है। अत्यधिक गर्मी, ओवरहीटिंग और अचानक खराबी की खबरें लोगों को असहज कर देती हैं। BYD ने इस चिंता को समझते हुए ब्लेड बैटरी को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया है। पारंपरिक बैटरियों में सेल्स मोटे ब्लॉक्स में होते हैं, लेकिन ब्लेड बैटरी पतली और लंबी संरचना में बनाई जाती है। इससे गर्मी फैल जाती है और यह आसानी से बाहर निकल जाती है, अंदर फंसी नहीं रहती। इसका मतलब है कि तापमान संतुलित रहता है और बैटरी लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम कर सकती है। सरल शब्दों में, थर्मल स्थिरता का मतलब है कि बैटरी अत्यधिक गर्मी के कारण अस्थिर नहीं होती। चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, बैटरी का व्यवहार स्थिर रहता है। इसका सीधा असर ड्राइविंग पर पड़ता है। वाहन का प्रदर्शन लगातार बना रहता है और अचानक गिरावट की संभावना कम हो जाती है। इसी वजह से ब्लेड बैटरियों को न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब बैटरियां संतुलित तापमान पर काम करती हैं तो ऊर्जा का उपयोग अधिक कुशलता से होता है, जिससे वाहन की दक्षता और स्थिरता दोनों में सुधार आता है। लेकिन BYD की असली ताकत सिर्फ इस बैटरी के डिजाइन में नहीं, बल्कि उनकी अपनाई गई समग्र रणनीति में है। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी ताकत वर्टिकल इंटीग्रेशन के रूप में सामने आती है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ बैटरी बनाने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वाहन के पावर ट्रेन और कई अन्य महत्वपूर्ण घटकों का भी विकास करती है। अधिकांश वाहन निर्माता आमतौर पर बैटरियां, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से मंगवाते हैं। इससे लागत बढ़ जाती है और हर घटक का समन्वय करना मुश्किल हो जाता है। BYD का तरीका अलग है। वे बैटरियां खुद बनाते हैं, पावर ट्रेन भी खुद बनाते हैं और सप्लाई चेन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इसका मतलब है कि वाहन के सबसे महत्वपूर्ण घटक एक ही सोच और एक ही सिस्टम के तहत विकसित किए जाते हैं। जब बैटरी और पावर ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म पर विकसित किए जाते हैं तो उनका समन्वय और भी सटीक हो जाता है। इससे ऊर्जा का बेहतर उपयोग होता है और बर्बादी कम होती है। इस रणनीति का एक और फायदा लागत नियंत्रण है। जब कंपनी को हर महत्वपूर्ण घटक बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता तो बीच की लागतें कम हो जाती हैं। इससे वे तकनीकी रूप से उन्नत होने के बावजूद कीमत को काबू में रख सकते हैं। इसके अलावा उनके पास गुणवत्ता पर सीधा नियंत्रण होता है, क्योंकि हर घटक उनके अपने सिस्टम के भीतर विकसित किया जाता है।
यह समझा जा सकता है कि अगर किसी वाहन का दिल, दिमाग और शक्ति अलग-अलग स्रोतों से आती है, तो समन्वय हमेशा एक चुनौती रहेगा। लेकिन जब सब कुछ एक ही सोच के तहत डिजाइन किया जाता है और पूरा सिस्टम अधिक संतुलित और प्रभावी बन जाता है, तो यही वह रास्ता है जिसे BYD ने चुना है। ब्लेड बैटरी सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं है, बल्कि एक बड़े ढांचे का हिस्सा है जो बैटरी से लेकर वाहन की ड्राइविंग क्षमताओं तक सब कुछ जोड़ता है। कम गर्मी, अधिक स्थिरता और पूरे सिस्टम पर सीधा नियंत्रण, यही संयोजन BYD को अलग बनाता है। मूल्य निर्धारण रणनीति। अब आइए उस चीज के बारे में बात करें जो अक्सर तकनीक से भी बड़ी बाधा बन जाती है। कीमत। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन वर्षों से खबरों में रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग चाहने के बावजूद इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। कारण स्पष्ट है। उच्च कीमतें। चाहे कोई वाहन कितना भी उन्नत क्यों न हो, अगर वह आम आदमी की पहुंच से बाहर है, तो उसका व्यापक रूप से अपनाया जाना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर BYD की रणनीति सबसे अलग नजर आती है। WABDD ने शुरू से ही समझ लिया था कि अगर वाकई में EVs या हाइब्रिड्स को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है, तो सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि कीमत पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। ऐसे वाहन बनाए जो किफायती होने के साथ साथ खूबियों से भरपूर हों, यानी ऐसे वाहन जो आधुनिक तकनीक से लैस हों, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है कि लोग उसे देखकर पीछे हट जाएं। ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक EV को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग या रेंज नहीं, बल्कि कीमत रही है। कई ग्राहक पेट्रोल या डीजल वाहनों से EV में बदलना चाहते थे, लेकिन शुरुआती अधिक लागत ने उन्हें रोक दिया। BYD ने इस समस्या को पहचाना और ऐसे वाहन विकसित किए जो जरूरी खूबियां देते हैं और लागत को नियंत्रण में रखते हैं। जब ग्राहक को कम कीमत पर उन्नत तकनीक मिलती है, जैसे बेहतर रेंज, स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम या आरामदायक इंटीरियर, तो फैसला लेना आसान हो जाता है। वे इसे न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अपनी जेब के लिए भी सही विकल्प मान सकते हैं। यहीं से बाजार में बदलाव शुरू होता है। जब कम लागत वाले EV या हाइब्रिड वाहन बाजार में आते हैं, तुलनाएं सीधी हो जाती हैं। ग्राहक यह देखने लगते हैं कि वे दी गई कीमत में क्या पा रहे हैं। अगर कोई कंपनी वही या उससे कम फीचर्स ज्यादा कीमत पर देती है, तो उस पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से ऐसी रणनीति टेस्ला जैसी ब्रांड्स के लिए चुनौती बन जाती है, जिन्होंने लंबे समय से प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बनाई है। जब कम लागत वाले विकल्प बाजार में आते हैं, तो ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें अपनाता है। यह अन्य कंपनियों को अपनी कीमतों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। असल में प्रतिस्पर्धा सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि मूल्य की हो जाती है। कौन कम कीमत में ज्यादा दे सकता है? BYD की रणनीति सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने की नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर रही है। जब कोई कंपनी कम कीमत पर बेहतर विकल्प देती है, तो बाकी कंपनियों को या तो अपनी कीमतें कम करनी पड़ती हैं या फीचर्स जोड़ने पड़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलते हैं। वैश्विक बाजार पर प्रभाव असली बदलाव तब आता है जब कोई कंपनी अपने देश से बाहर विस्तार करती है और दुनिया पर असर डालना शुरू कर देती है। और यही काम BYD बहुत तेजी से कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसका विस्तार एक ही बाजार तक सीमित था, लेकिन अब यह एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ हद तक मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह विस्तार केवल नए वाहनों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग बाजारों की जरूरतों के अनुसार समाधान उपलब्ध कराने तक फैला हुआ है। कई देशों में, जहां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी विकसित हो रहा है, वहां हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड एक व्यवहार्य विकल्प बनते जा रहे हैं। BYD इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर रहा है। उन बाजारों में जहां ग्राहक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने में हिचकिचा रहे हैं, वहां वे आज के लिए एक विकल्प दे रहे हैं जो भविष्य का रास्ता भी तैयार करता है। यूरोप जैसे क्षेत्रों में पर्यावरणीय नियम और भी सख्त होते जा रहे हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में
लागत और विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण है। BYD इन दोनों जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता दिख रहा है। एक तरफ नई तकनीक और दूसरी तरफ किफायती कीमतें। इसी वजह से उनका विस्तार केवल बिक्री बढ़ाने का प्रयास नहीं लगता, बल्कि यह एक अलग रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। जब कोई कंपनी अलग अलग बाजारों में प्रवेश करती है और विभिन्न जरूरतों को संबोधित करती है, तो यह धीरे धीरे प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों को प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है, क्या यह विस्तार टेस्ला या टोयोटा जैसे स्थापित खिलाड़ियों की दिशा बदल सकता है? बढ़ती प्रतिस्पर्धा कंपनियों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। जहां कुछ कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं कई क्षेत्रों में हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। ये बहस फिर से शुरू हो सकती है कि भविष्य उतना उज्जवल नहीं हो सकता है, सिर्फ एक तकनीक के बारे में नहीं, बल्कि कई तकनीकों के सह अस्तित्व के बारे में हो सकता है। अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है और ईवी बनाम हाइब्रिड की चर्चा आने वाले वर्षों में बदल सकती है, तो यह प्रतिस्पर्धा से अधिक संतुलन का रूप ले सकती है, जहां अलग अलग समाधान अलग अलग बाजारों में काम करते हैं। 2026 से 2030 के बीच देखना दिलचस्प होगा कि यह विस्तार कहां तक जाता है और क्या यह उद्योग की रणनीति को बदलता है। अगर आप आज की ऑटोमोबाइल दुनिया को ध्यान से देखें, तो एक दिलचस्प दौड़ चल रही है और BYD इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले यह सिर्फ एक बैटरी कंपनी थी, लेकिन अब यह टेस्ला, टोयोटा और यहां तक कि भारतीय कंपनियों के लिए भी सीधा चुनौतीकर्ता बनता जा रहा है। सवाल यह है कि BYD ऐसा क्या कर रहा है जिससे वह इतने बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ने में सफल हो रहा है। सबसे पहली बात, BYD सिर्फ कारें नहीं बनाता, यह कार का दिल यानी बैटरियां खुद बनाता है। जहां टेस्ला जैसी कंपनियां अक्सर बैटरियों के लिए सप्लायर्स पर निर्भर रहती हैं, वहीं BYD बैटरियां खुद अपने प्लांट में बनाता है। इससे उसे लागत और तकनीक पर नियंत्रण मिलता है। इससे वह नई तकनीकों को पेश कर सकता है और साथ ही गाड़ियों की कीमतें भी काबू में रख सकता है। BYD की दूसरी बड़ी ताकत है उसका हाइब्रिड्स पर फोकस। जहां टेस्ला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर है, वहीं BYD ने समझ लिया है कि दुनिया के हर बाजार में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी संभव नहीं हैं, खासकर भारत जैसे देशों में, जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है। वहां हाइब्रिड्स एक व्यवहारिक समाधान बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण ने इसे टोयोटा जैसे हाइब्रिड दिग्गजों की तुलना में एक नई दिशा दी है। तीसरा कारण है कीमत। भारतीय कंपनियों जैसे टाटा और महिंद्रा अक्सर लागत को ध्यान में रखकर गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन अब BYD भी वैश्विक स्तर पर इसी दिशा में काम कर रहा है। यह तकनीक से भरपूर गाड़ियां पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन कीमत इतनी अधिक नहीं रखता कि ग्राहक डर जाए। और इसी वजह से वह उन बाजारों में अपनी पकड़ बना पाता है जहां लोग नई तकनीक तो चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम कीमत नहीं देना चाहते। चौथी रणनीति है अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग समाधान। टेस्ला की गाड़ियां अक्सर एक ही अवधारणा के साथ डिजाइन की जाती हैं, लेकिन BYD हाइब्रिड, ईवी और विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के साथ अलग अलग ग्राहकों को लक्षित करता है। यह दृष्टिकोण भारत जैसे बाजारों में काम कर सकता है, जहां ग्राहक माइलेज और लागत दोनों को ध्यान में रखते हैं। टोयोटा को लंबे समय से उसकी विश्वसनीयता और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है, लेकिन BYD तकनीक और लागत के संतुलन के जरिए एक नई पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जहां भारतीय कंपनियां फिलहाल स्थानीय बाजार पर केंद्रित हैं, वहीं BYD वैश्विक विस्तार पर ध्यान दे रहा है। इस सब का मतलब यह नहीं है कि BYD ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से दिखाता है कि वह प्रतियोगिता को एक अलग रास्ता अपनाकर चुनौती दे रहा है और तकनीक, कीमत और बाजार की जरूरतों के संतुलन के उसके प्रयास उसे इस दौड़ में आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दौड़ कहां जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी नई और महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले आप देख सकें।